नमस्कार, डेली टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बजट आ चुका है कल और चुनाव भी इस समय लगभग करीब है। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और दर्जा प्राप्त मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता जी। सर, कल जो बजट आया है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने पूरा बजट तो नहीं देखा, लेकिन चूंकि मैं कृषि एग्रीकल्चर काउंसिल का चेयरमैन हूं उत्तर प्रदेश का, तो मेरी जाहिर सी बात है उत्सुकता रहती है। कृषि के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा बजट है, बड़ा सार्थक बजट है और इसमें प्राकृतिक खेती, एनिमल हस्बेंड्री, मुर्गी पालन, शहद के लिए उत्पादन के लिए बहुत अच्छा बजट बनाया गया है। और गंगा के किनारे रहने वाले जितने भी किसान हैं उनके लिए भी नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। तेलों के लिए खाद्य तेल हम लोग लगभग आधे से ज्यादा खाद्य तेलों को हम लोग आयात करते हैं, तो इसमें खाद्य तेलों के लिए भी यहाँ पर इसमें बजट का अलग से प्रावधान किया गया है, जिससे कि किसान तिलहन की फसलें पैदा करें, जिससे कि हम लोगों की आयात पर निर्भरता कम हो। और उसके अलावा उसमें अन्य किसानों के लिए एमएसपी पर परचेज करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान कर दिया गया है। सर, ऐसा लग रहा है कि किसानों के लिए जो अभी आप घोषणाएं बता रहे हैं या जो कल बजट में आई हैं, जो चुनाव से पहले किसानों का आंदोलन चला था या चुनाव के तहत ये सारी चीजें हैं, या इनसे वाकई में किसानों को कुछ फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। देखिए, क्या है कि जो कृषि विधेयक बिल लाए गए थे उसके पीछे भी मंशा यही थी कि किसान थोड़ा सा कुछ फसलें तक आधारित, मोनोकल्चर पर आधारित फसलों तक केंद्रित रह गया था। फसलों का विविधीकरण जब तक नहीं होगा तब तक हमारी खेती और किसानी नहीं बचेगी। ज्यादातर लोग किसान वही फसलें, मुख्य फसलें जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना, आलू, यही 3, 4, 5 फसलों तक किसान केंद्रित रह गया था। फसलों का विविधीकरण किसान किसान की तरफ से भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आता है। वो जो फसल उगाते चले आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, बहुत अरसे से किसान उन्हीं फसलों को बार बार उगाने की चेष्टा करता है। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कल के बजट में मोटे अनाजों को, आपसे आजादी से पहले तो आपने देखा कि हम लोग गेहूं चावल बहुत ज्यादा नहीं खाते थे, मोटे अनाज खाते थे। गेहूं के अलावा जैसे बाजरा है, जौ है, चना है, कादू है, रागी है, ये खाते थे। उसकी तरफ वापस हम लोग लौटे, क्योंकि ना ये सिर्फ प्राकृतिक रूप से अच्छी फसलें हैं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छी फसलें हैं। और इसमें बहुत ज्यादा ना तो पानी लगता है और ना ही खतरनाक खाद और कीटनाशक। सर, आप कृषि से संबंधित विभाग से जुड़े हुए हैं लंबे समय से। बहुत सी ऐसी चीजें हमने देखी हैं कि बजट में या सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो लागू तो होती हैं, लेकिन जो असली किसान है वो इन चीजों का फायदा नहीं उठा पाता। जो बिचौलिया हैं या ये कहें कि जो ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज है वो तो अपना फायदा उठा लेते हैं, लेकिन किसान जो जेन्युइन किसान है वो इन चीजों से वंचित रह जाता है। देखिए, जब कृषि विधेयक बिल लाए गए थे तो उसमें मंडियों की जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर दी गई थी। जो ये मंडियां हैं, मंडियों में ही बिचौलिए बैठे, लेकिन आप नई तकनीक जिसे कहते हैं उसको किसान अडॉप्ट करे। दूसरा, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में अपने वीडियो बना के अपने उत्पादों को प्रोजेक्ट करे। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो। कल आपने देखा निर्मला सीतारमण जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीकल्चर में, हाईटेक एग्रीकल्चर हो, वर्टिकल फार्मिंग हो, हाइड्रोफोनिक्स हो, इन सब दिशा में आने के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक अच्छा खासा बजट निर्मला जी ने अलोकेट किया है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं किसानों की आय बढ़ाने में भी उत्तम है। और जो ये बिचौलिए हैं, बिचौलियों का कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा किसान की निर्भरता कम कर दी जाए बिचौलियों पर, तो किसान सीधा जाके अपना प्रोड्यूस को सीधा जाके मार्केट में बेचे। किसान के साथ साथ मैंने अपना एक चीज और महसूस की है कि थोड़ा सा जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको भी थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। उपभोक्ता को भी देखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं, चाहे वो दूध पी रहे हो, चाहे वो फल खा रहे हो, चाहे वो हम सब्जियां खा रहे हो, वो किस सोर्स से आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गलत सोर्स से आई हो। तो उपभोक्ताओं के भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। उसमें यहाँ पर इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का जो कुरिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक नए नौजवान एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर जुड़े हुए व्यवसाय की तरफ आकर्षित हों, ऐसा प्रयास किया गया है इस बजट में। सर, कृषि से हटके थोड़ा चुनाव की बात करते हैं, तो अभी आपको पार्टी की टक्कर नजर आ रही है, चाहे नोएडा की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें? नहीं, नोएडा में तो पिछली बार भी 1 लाख वोट से ज्यादा सीट जीती हुई थी। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पिछली बार तो हमारे पास
प्रदेश सरकार का कोई काम काज नहीं था, लेकिन 5 वर्षों में योगी सरकार का हमने कामकाज देखा है इस बार। और मुझे योगी जी के कामकाज में ना तो कोई उन पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, ना कोई अन्य कोई आरोप है। और जबकि पिछले 15 सालों में सपा बसपा की सरकार रही, उस पर अनर्गल आरोप लगाए गए, परिवारवाद का आरोप, बहुत बड़ा आरोप लगा, लेकिन योगी जी का तो कोई परिवार है नहीं। सर, रोजगार की बात करते हैं। अखिलेश जी अभी कल ही नोएडा में आए थे और मतलब आज कल नोएडा में आने वाले हैं और पहले गाजियाबाद में भी आए थे, तो उनके सीधे सीधे आरोप यही थे कि रोजगार और जमीनी स्तर पर बीजेपी सरकार बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हो रही है। देखिए, वो किस आधार पर कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है? देखिए, रोजगार के अवसर, रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरियों में रोजगार निकलना चाहिए, सरकारी नौकरियों में विज्ञापन होना चाहिए, वो रोजगार नहीं होता है। रोजगार सरकारी नौकरियों में तो मात्र 2 या 3% होते हैं। रोजगार तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, रोजगार प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार हो सकता है, रोजगार स्टार्टअप के माध्यम से भी रोजगार लिया जा सकता है और रोजगार दिया जा सकता है। ये बहुत सारा एक बहुत बड़ा एक वातावरण जिसे हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम है, वो क्रिएट भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखिए, छोटे छोटे बहुत सारे लोगों ने ऐप बनाने चालू कर दिए हैं। एग्रीकल्चर में मैं देखता हूं कि लोग ऐप बना रहे हैं, सीधा किसान से सीधा कंज्यूमर को दे रहे हैं, कंज्यूमर भी बड़ा जागरूक हो रहा है उससे। रोजगार के अवसर आप ये देखिए, एनिमेशन के फील्ड में, फिल्म मेकिंग के फील्ड में, एडवर्टाइजिंग के फील्ड में, सॉफ्टवेयर के फील्ड में। आज मोदी जी जब अपनी बात कर रहे थे, आज मैं भी उनका थोड़ी देर पहले कार्यक्रम सुन रहा था, गेमिंग का काफी बड़ा मार्केट है। तो ये सारे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। देखिए, सरकार का दायरा सीमित हो रहा है और सरकारी नौकरियों का दायरा भी सीमित हो रहा है। विपक्षी दल खासकर बेरोजगार युवाओं को इस तरीके से गुमराह करते हैं कि साहब रोजगार कम हो रहा है। रोजगार कम नहीं हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सरकारी नौकरियों के अवसर, क्योंकि सरकार अपना दायरा लिमिटेड करते चली जा रही है, इसलिए सरकारी नौकरियों के अवसर अब धीमे धीमे कम होते चले रहे हैं। ये बात सही है। सर, अंतिम सवाल, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी कितनी सीटों के साथ इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में आ रही? पहले से ज्यादा बहुमत आ रहा है या पहले से कुछ टक्कर देखने को मिल रही है? डबल इंजन की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में काम किया है, और जब 2019 में मोदी जी की सरकार थी तो पहले से ज्यादा बहुमत से जीत के आई थी। इसी तरीके से जो 2017 में हमें 3/4 बहुमत मिला था, 2022 में निश्चित रूप से प्रदेश की जनता योगी जी के कार्य को देखते हुए निश्चित रूप से पिछली बार से ज्यादा बहुमत देगी। अंतिम मैसेज किसानों को या फिर जनता जो आपको दिख रही है चुनाव से पहले, जो वोट आप किस तरीके से अपील करना चाहेंगे कि क्यों वोट करें वो बीजेपी? देखिए, किसानों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, देश परिवर्तित हो रहा है, देश बदल रहा है, और देश युवा है, युवा सोच है, और युवाओं की सोच भविष्य की तरफ अग्रसर करती है। आज देश में 2/3 आबादी आज भी 26 साल से कम की है। तो मैं तो युवाओं से आह्वान करूंगा कि जो ये बजट है और जो सरकार की तरफ से जो अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उन सबका जरूर फायदा उठाएं और अपने आप को राष्ट्र निर्माण की तरफ अग्रसित करें। और जिस तरीके से योगी और मोदी जी की सरकार युवाओं को साथ लेके चल रही है, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को भी के लिए बहुत सारी स्कीम है। सोशल सेक्टर में सुधार हुए हैं, इकोनॉमिक सेक्टर में सुधार हुए हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सुधार हुए हैं। मैं आह्वान करूंगा कि जरूर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उनका समर्थन प्राप्त होता रहा है, 2022 में जो चुनाव है, और खासकर यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र में 10 फरवरी को चुनाव है, कमल के फूल पर बटन दबाकर विजयी बनाए। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन विकास गुप्ता, जिन्होंने कहा कि ना सिर्फ किसानों के लिए इस बजट में काफी कुछ है, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो अब चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी बीजेपी पहले से ज्यादा बहुमत के साथ लौट कर आ रही है।